अब हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स देखिए, यदि आप सीए कर रहे हैं या फिर सीएमए कर रहे हैं या फिर सीएस कर रहे हैं, तीनों में ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपको काम आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब जगह सेम ही रहता है। लेकिन ये पर्टिकुलर मैं आपको सीएमए इंटर की बुक से करा रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 क्या कहता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। हमें हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है, ठीक है, उस पर कैसे टैक्स हमें लगाना है। हमें पहले वो इनकम कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद में उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अभी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इनकम हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी से। रेंट के थ्रू इनकम हो जाती है हमें हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये रेंट के थ्रू जो इनकम होती है हमें हाउस प्रॉपर्टी से, वह वाली इनकम इसके अंदर आएगी। अच्छा, अब चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 क्या बोलता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। यानी कि जो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो होती है ना, प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है उस पे ही टैक्स लगता है। ठीक है, और वही जो टैक्स होगा वही टैक्सेबल होगी और वही इसी हेड में आएगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की हमें क्या है, इसमें एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात देखिए, जो मतलब अब हम जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम हमारी किस पे कैलकुलेट होती है, हाउस प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है बिल्डिंग, लैंड, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, अब आप मेरे को एक बात और बताइए कि अब हाउस प्रॉपर्टी पे, चलो आपको ये तो समझ आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी पे आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है या वॉटएवर जो भी इनकम हो रही है उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ऑनर तो होता ही है ना। वो हाउस प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं है ना कि अज्ञात है, किसी की भी नहीं है, नहीं, किसी ऑनर की होती है। ठीक है, तो वो जो ऑनर होता है उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑनर को क्या करना पड़ता है, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। इसने बोला एसएससी इज़ द ऑनर, जो एसएससी होता है वो ऑनर होता है, और इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। डीम्ड ऑनर क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि डीम्ड ऑनर क्या होता है। ठीक है, तो इसको पे करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ नहीं आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी या तो आप रेंट के लिए दे रहे हो या फिर आप उसमें खुद रह रहे हो। बिजनेस या प्रोफेशन में अगर आपने इसको यूज़ कर रखा है उस प्रॉपर्टी को, जैसे आप उस प्रॉपर्टी में अपना कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर आप उसमें कोचिंग क्लासेस प्रोफेशन कोई चला रहे हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी किस में जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी। पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस देखिए आप, बिल्डिंग और लैंड से क्या मतलब है हमारा, देखिए आप समझिए ध्यान से कि बिल्डिंग और लैंड से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, The term house property is not defined in income tax. However, various judicial interpretation has constructed the terms house property as any land surrounded by wall having roof or not, and any land appurtenant to a building. देखिए क्या बोला है इसने बिल्डिंग से रिलेटेड, कि अपना जो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसने हाउस प्रॉपर्टी में इसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन अलग से डिफाइन नहीं है, या उसका कोई मीनिंग उन्होंने पर्टिकुलरली समझाया नहीं है। बट उन्होंने एक बात ज़रूर हमें इसमें समझाई है इनकम टैक्स एक्ट में, वो बात हमको ये समझाइए कि आप क्या करो कि बिल्डिंग में ना वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कोई लैंड है, ठीक है, उसके ना चारों तरफ दीवारें हैं, ठीक है, और यदि इनकेस उसके छत पे रूफ नहीं है ना, तो वो भी आपकी बिल्डिंग कहलाएगी। आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है। अब स्टेडियम में क्या ऊपर छत तो नहीं होती है ना, लेकिन चारों तरफ से दीवारें होती है। ठीक है, तो आप उसको बिल्डिंग में काउंट करेंगे और वो यहाँ पे आएगी, यानी कि इस हेड में आएगी। दूसरा आप बोल सकते हैं कि यदि कोई लैंड है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हम उसको भी मान लेंगे बिल्डिंग। चलिए, अच्छा, अब नीचे कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट है, हम देखते हैं क्या क्या है बिल्डिंग में, हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। बिल्डिंग इंक्लूड्स एन एनक्लोज ऑफ ब्रिक्स, स्टोन वर्क
और इवन मड वॉल। क्लियर हो गया आपको कि बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो ब्रिक्स स्टोन वगैरह से रिलेटेड जो भी होता है, नॉर्मल सी लाइन बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको रीड करती जाती हूँ, जहाँ मुझे समझाने वाला लगेगा वहाँ मैं समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, बिल्डिंग इंक्लूड रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल हाउसेस। जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल हाउसेस जो होते हैं उसको भी हम बिल्डिंग मानेंगे, ठीक है। वैकेंट लैंड इज़ नॉट ए हाउस प्रॉपर्टी। यदि कोई वैकेंट लैंड पड़ी हुई है, लाइक आपकी कोई जैसे होता है ना अपने प्लॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं, या कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पड़ी हुई होती है, तो आप उसको ना हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। हैंस इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ वैकेंट लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, बट टैक्स ऑन बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अगर आपको उस जो लैंड है, वैकेंट लैंड है, यदि आपको उससे है ना कोई इनकम हो रही है, यदि आपने उसको लेट पे दिया है, यानी कि आपने उसको किराए पे दिया है, ठीक है ना, आपने देखिए यहाँ पे उसको लेटिंग पे दिया है, किराए पे दिया उस वैकेंट लैंड को, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। कहाँ पे? इस हेड में। तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी आपकी? वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगी। ये बात आपको ध्यान देनी है। और या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो आपकी ये वाली चीज़ भी हो गई। रूफ इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए नॉन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, रूफ जो है हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको नॉन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अ लार्ज स्टेडियम और अ ओपन एयर स्विमिंग पूल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बिल्डिंग। हमने ये वाली लाइन ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। इट शुड बी ए परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि किसी पर्पज़ के लिए यूज़ आ रहा हो। ऐसा नहीं हो कि उसको कोई पर्पज़ ही ना हो, पड़ा हुआ हो, ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के खड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई यूज़ आ रहा हो। इफ़ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल फ्लैट्स। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो सारे फ्लैट्स को ना अलग अलग फ्लैट्स को अलग अलग प्रॉपर्टी माना जाएगा। एक बिल्डिंग में जैसे कम से कम 100 फ्लैट्स हैं, तो 100 फ्लैट्स को अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। एन इनकम्प्लीट ruined और डिमोलिश्ड हाउस कैन नॉट बी टर्म। कोई भी इनकम्प्लीट हाउस है, यानी कि हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर डिमोलिश्ड हाउस है या ruined हाउस है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। लैंड अपैरेंट टू अ बिल्डिंग इंक्लूड कार पार्क। अच्छा, अभी इसमें लैंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है? हमें इंक्लूड करना है कार पार्किंग एरिया, अप्रोचेस रोड, बैकयार्ड, कंट्री यार्ड, ये सब हमें उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड, ऑनर। ऑनर से क्या मतलब है हमारा? देखिए, ऑनर जो उस बिल्डिंग का मालिक है, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज असेस्ड टू टैक्स ओनली इन द हैंड ऑफ द ऑनर। मैंने यही लाइन आपको सबसे पहले बोली थी कि ऑनर के हाथ में ही वो चीज़ टैक्सेबल होगी, ठीक है। मैंने यही बात बोली थी आपको। एनुअल वैल्यू हम निकालेंगे और वो एनुअल वैल्यू और जो बिल्डिंग का ऑनर है, पर्टिकुलर लैंड का ऑनर है, उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगी। इट इज़ नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन द ऑनर even though he is in receipt of rent shall not be liable to tax under this head। अच्छा, ये एक बात और क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो 2 भाई हैं, ठीक है। एक भाई है उस बिल्डिंग का ऑनर है, लेकिन उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इनकम होती है, जैसे रेंट आ रहा है, वो दूसरे भाई को जा रहा है, उसकी रिसिप्ट उसको हो रही है, लेकिन ऑनर तो कौन कहलाएगा? उसका वो पहला वाला जो भाई है वही कहलाएगा। और वो उससे जो इनकम मिल रही है, वो इनकम उस पहले वाले भाई के उसमें ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दैट्स वाई इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अच्छा, अभी ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिए। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। ये चीज़ पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, अधिकतर एग्जाम में से रिलेटेड पूछा जाता है। ये है क्या? मैं पहले आपको सबलेटिंग से मतलब बताती हूँ कि सबलेटिंग क्या होता है। सबलेटिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ए है, ठीक है, और बी है। ए ने क्या किया, बी को कोई बिल्डिंग है वो दी रेंट पे, ठीक है, कि भाई तो इसको रेंट पे दी थी, उसका किराया है 50K। चलो भाई, ठीक है। तो इससे ए को जो इनकम हो रही है, उससे ए को जो भी इनकम हो रही है वो उसके हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में चली जाएगी। बी ने क्या किया, यार मेरे अभी इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही। बी क्या करता है, बंदा इस प्रॉपर्टी को सी को किराए पे दे देता है और इससे 60K का रेंट ले रहा है, ठीक है। तो अब बी ने भी किराए पे दिया इसी बिल्डिंग को, तो बी के केस में वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, बी के केस में वो कहाँ जाएगी,
अदर सोर्सेस में जाएगी। कहाँ जाएगी वो? अदर सोर्सेस में जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले हेड में जाएगी। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया। अच्छा, अब इन्होंने नीचे कुछ बोला है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स बीइंग ए टेनेंट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एट ए मंथली रेंट ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम वाई, ऑनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स सबलेट्स द प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 12,000, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग बीइंग 2,000 पर मंथ इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वही लाइन बोल रहा है ये कि उन्होंने 10,000 का अमाउंट लिया, 12,000 में उसने आगे किसी और को दिया, तो जो 2,000 रुपये डिफरेंस अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ये वही बात बोल रहा है। चलिए, अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिए, इसमें जो ऑनर्स होते हैं ना, ऑनर ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लीगल ऑनर, एक होता है बेनिफिशियल ऑनर, और थर्ड होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीम्ड ऑनर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, लीगल ऑनर तो जनरली आपको पता ही है, मतलब कि जिस पर वो प्रॉपर्टी जिसके नाम से है, मतलब कि लाइक वो उसका लीगल टाइटल है उस प्रॉपर्टी पे, जिसका वो लीगली ऑनर है उसका। बेनिफिशियल ऑनर यानी वो हो गया जो कि उसका बेनिफिट उठा रहा है। जैसे सपोज करो प्रॉपर्टी, अब जैसे हम घर में रहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती तो पापा के नाम पर है, लेकिन हम सब घर में रह रहे हैं तो उसका बेनिफिट तो हम सब उठा रहे हैं ना, तो हम सब बेनिफिशियल ऑनर हो गए। अब है डीम्ड ऑनर, कि डीम्ड ऑनर कौन होता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। देखिए, अंडर सेक्शन 27 के अंदर ये वाली बात बोली गई है, इन द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर टू द प्रॉपर्टी एंड लायबल टू टैक्स। इन सच केस लीगल ऑनर बेनिफिशियल ऑनर शैल नॉट बी फर्दर लायबल टू टैक्स। ये वाली बात बोल रहा है सेक्शन 27। यदि कोई पर्सन, हम नीचे पढ़ेंगे कि डीम्ड ऑनर क्या होता है, तो अगर वो डीम्ड ऑनर की कंडीशन में आ जाता है, कि डेफिनेशन में आ जाता है यदि कोई पर्सन, तो फिर वो ना बेनिफिशियल ऑनर और दूसरा है हमारा लीगल ऑनर की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर उसको उस हेड में टैक्स देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मतलब उन दोनों को फिर टैक्स देने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या होता है कि या तो उसके स्पाउस को ट्रांसफर हो जाती है या उसके माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाती है। व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस not being a transfer in connection with an agreement to live apart or a minor child without adequate consideration, then transfer shall be treated as a deemed owner of such property। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्या बोल रहा है। ए है उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। इसकी वाइफ है बी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिसेस बी, और उसका सन है सी, ठीक है। ये ऑनर है, इसकी वाइफ है बी और इसका सन है सी। ए क्या करता है, एक प्रॉपर्टी है जो कि है 5 लाख रुपए की, यहाँ पर क्योंकि मेरे को 5 लाख अमाउंट दिख गया इसलिए मैं उसी से एग्जांपल ले रही हूँ। 5 लाख रुपए की है, तो वो ना प्रॉपर्टी ना 50,000 रुपये में अपनी वाइफ को या फिर अपने सन को ट्रांसफ़र कर देता है, दोनों में से किसी को भी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ए जो है ना वो डीम्ड ऑनर माना जाएगा, ठीक है। उस केस में ए डीम्ड ऑनर माना जाएगा और ए को ही टैक्स पे करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का, चाहे प्रॉपर्टी उसने इसको ट्रांसफर कर दी हो, इसके नाम पर हो या फिर इसके नाम पर हो, ठीक है, लेकिन ऑनर तो यही माना जाएगा। तो उस केस में उसको पूरा ऑनर नहीं, उसको डीम्ड ऑनर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, इन्होंने बोला एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 5 लाख रुपीज टू मिसेस एक्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इन सच केस तो मिसेस एक्स इज लीगल ऑनर, तो क्योंकि उसने मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर दी है वो प्रॉपर्टी, तो मिसेस एक्स जो है ना वो तो क्या होगा, मिसेस एक्स लीगल ऑनर कहलाएगी, ठीक है। मिसेस एक्स जो है वो लीगल ऑनर कहलाएगी उस प्रॉपर्टी की, बट मिस्टर एक्स जो है वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका डीम्ड ऑनर कहलाएगा। मिस्टर एक्स विल बी लायबल डीम्ड ऑनर, ठीक है। मैंने यही बात बताई आपको, क्योंकि मेन ऑनर वो है लेकिन डीम्ड ऑनर तो वही कहलाएगा। नोट इन्होंने बोला है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस मैरिज शुड सब्सिस्ट ऑन बोथ द डेज, ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज ऑन द डे ऑफ इनकम राइज, ठीक है, छोड़ो ये तो। अच्छा, अब इन्होंने
कुछ टैक्स पॉइंट है इस जैसा, अगर आप ये जो है ना पॉइंट, इसको आप ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ इसके टैक्स पॉइंट है वो आप ध्यान रख लीजिए कि एक तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैंने आपको यही बताया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कि उसने इतने की प्रॉपर्टी थी बट उसने कुछ तो 50,000 में ट्रांसफर कर दी, या फिर लव अफेक्शन में आकर उसको गिफ्ट कर दी, कुछ भी हो सकता है, या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसमें जो ट्रांसफर ही जो है ना वो यही होना चाहिए, या तो स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड, ये दो ही होने चाहिए। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, ये तीनों कंडीशन होगी है ना, तो ही हमारा वो बंदा डीम्ड ऑनर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि द होल्डर ऑफ एन इम्पार्शिएबल एस्टेट। देखिए इस केस में क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि होल्डर ऑफ एन इम्पार्शिएबल एस्टेट, देखिए जैसे ए है, ए कौन है, फादर है, ठीक है। सपोज करो ये आपके हैं 90 इयर्स के हो गए, ओके। इनके दो सन हैं, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अब क्या हुआ कि 90 ईयर के हो गए, एज हो गई, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब ये नहीं रहे, ये नहीं रहे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों को ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी को और सी को, इन दोनों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उस केस में बी और सी जो है ना वो क्या कहलाएंगे, उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डीम्ड ऑनर कहलाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कोई वाला केस। अब देखिए इसने क्या बोला है यहाँ पे, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्शिएबल एस्टेट प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली divisible is treated as a deemed owner of the property impartial estate in an estate which the SSC has succeeded by grant on conveyance। ठीक है, मैंने ये वाली बात ही बोली आपको, ठीक है। थर्ड देखिए, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ ए कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन। यदि कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है या फिर कोई एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस केस में उसका जो मेंबर होगा ना वो मेंबर ही उसका डीम्ड ऑनर कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा, अब इसके टैक्स पॉइंट क्या बोले हैं, एसएससी इज द मेंबर ऑफ ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एसएससी जो है ना कन्फर्मली उसका मेंबर होना जरूरी है, किसी ऐरे गहरे पर्सन को हम उसका डीम्ड ऑनर नहीं मानेंगे। ही हैज़ अलॉटेड लीज अ बिल्डिंग एंड अकाउंट ऑफ हिज मेंबरशिप। उससे उसकी मेंबरशिप के दौरान ही वो लीज मतलब वो बिल्डिंग का जो अकाउंट है वो अलॉट मतलब हुआ हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो लीज पे भी हो सकता है। दो ही इज़ नॉट द लीगल ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। नेचुरल सी बात है कि वो जो बंदा है मेंबर, वो उसका लीगल ऑनर तो है नहीं, वो तो उसके बिहाफ पे उसको संभाल रहा है, तो ही विल बी लायबल फॉर टैक्स, क्योंकि वो खुद उसका डीम्ड ऑनर होगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रहेगी। ओके आप ना फ्रेंड्स क्या करिएगा, जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आप सिर्फ ये टैक्स पॉइंट्स पढ़ लेना। ये टैक्स पॉइंट्स जो है ना ये आपको इजीली, आपको पूरा वो वही बात बोल रहा है जो इस पॉइंट के अंदर है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आगे ये बोल रहा है, अ पर्सन हु एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, एक पर्सन जो कि 53 अंडर सेक्शन 53A के अंदर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक अ रिटेन पोसेशन of any building in a part performance of a contract under section 53A of the Transfer of Property Act 1882 is deemed as a owner of that building, ठीक है। एक सेकेंड उसके टैक्स पॉइंट पढ़ते हैं। SSC has taken the possession of the property, okay, he has partly performed or promised to perform the contract, he has paid a part of consideration, the contract must be in writing, though sales deed might not be executed in favor of the buyer, still certain other document like power of attorney or agreement of to sale has been executed। देखिए ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। एक बंदा था जिसका नाम था ए, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, उसकी एक प्रॉपर्टी थी उसके पास में, ये एक उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसने ये प्रॉपर्टी ना बी को सेल करी,
ठीक है, बी को उसने कितने में सेल की, 50 लाख में। तो बी के पास क्या था, उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, 25 लाख रुपए उसको ही दिए और बोला 25 लाख बाद में दूंगा। तो ए ने क्या किया, ए ने एक पेपर लिया एग्रीमेंट का, उस पेपर में लिख दिया कि है ना मैंने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी है और है ना बी ने भी मुझे 25 लाख रुपए ही दिए हैं और ये मुझे 6 मंथ के बाद में या 1 साल के बाद में कोई भी पीरियड ले लीजिए कि वो मुझे बाकी का 25 लाख रुपीज़ दे देगा। चलिए भाई ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, अब देखिए ठीक है, इसके पास ये पेपर पड़ा हुआ है, मैं भी यहाँ से इरेज कर देती हूँ। एक बंदा आया जिसका नाम था सी, ठीक है, वो उसको बोलता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो ए ने बोला कि यार मैंने तो ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है ऑलरेडी। सी बोलता है मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी के 80 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो ए को लालच आ जाता है, वो ग्रीडी हो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है। तो फिर ए क्या करता है, वो बोलता है कि बी के पास जाता है, बी को बोलता है कि मैं ना तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमसे तोड़ रहा हूँ, ये लो तुम्हारे 25 लाख रुपए। इसको 25 लाख रुपए देता है, लेकिन बी मना करता है। बी बोलता है कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ ये सारी बातें, ठीक है। तो बी फिर अपने लीगल ऑनर के पास में जाता है, इसका एक वकील होता है, ठीक है ना, ये अपने लॉयर के पास जाता है। अब इसका जो लॉयर है वो उसको बोलता है अच्छा तुम एक बात बताओ बी, तुमने जब उसको मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी, तुमने उसको पोजीशन ले लिया था। बी बोल रहा है हाँ मैंने पोजीशन ले लिया था, मैं तो उस घर में ही रह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी है उसके घर में ही रह रहा हूँ। ठीक है भाई। फिर आगे वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने उसको कुछ अमाउंट भी पे किया था। उसने कहा हाँ मैंने अमाउंट भी पे किया था 25 लाख रुपए। ठीक है। उसने बोला कि तुमने कुछ राइटिंग में लिखा हुआ है। हाँ मेरे पास राइटिंग में पेपर है। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर ए उसको सी को ये 80 लाख में नहीं बेच सकता, फिर ये इसकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है। अब आप इसको देखिए, आपको समझ आ गया मैंने क्या समझाया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इसको पढ़ते हैं, रुकिए। देखिए इसने क्या बोला है कि एसएससी हैज टेकन द पोजीशन। एसएससी ने पोजीशन ले लिया था, बी ने पोजीशन ले लिया था उस प्रॉपर्टी का। ही हैड पार्टली परफॉर्म्ड अ प्रॉमिस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज पेड द कंसीडरेशन। उसने उसका कंसीडरेशन भी पे कर दिया था, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो राइटिंग के अंदर था। ठीक है। तो ये भली से उसकी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि सेल डीड इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुई ना क्योंकि वो तो पूरा ट्रांसफर होता तो फिर सेल्स डीड जो है वो एग्जीक्यूट होती और ऑनरशिप इसको जाती, वो सारी चीज़ें होती। बट पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन एक एग्रीमेंट तो बन गया था ना। तो उस केस में ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो वो मानी जाएगी प्रॉपर्टी कि उसको मिल गई है बी को। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, इसने बोला लेसी of a building under section 269 UA, a person who acquired any right in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a period not less than 12 years of deemed as the owner of that building। अच्छा, यदि मान लो कोई पर्सन है वो लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। वो लीज पे, जैसे मैं आपको वापस उसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ए है, इसने एक प्रॉपर्टी ली है लीज पे, तो उस प्रॉपर्टी को यदि 12 ईयर्स हो गए हैं तो फिर ये बंदा उसका डीम्ड ओनर कहलाएगा। यदि 12 ईयर से कम है तो फिर वो नहीं कहलाएगा, लेकिन 12 ईयर हो चुके हैं तो फिर वो उसका डीम्ड ओनर कहलाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं इसके नोट्स ही पढ़ लेती हूँ सीधा। लीज पॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 12 ईयर। मैंने यही बोला कि मिनिमम आपके उसके कितने साल हो जाने चाहिए, 12 साल हो जाने चाहिए। अब प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वैसे मैंने आपको समझा दी है, वही बात इसमें बोली गई है। ठीक है। अब आगे की कंडीशन, अभी हमने आज 2 कंडीशन पढ़ी है इसकी, अब आगे की